वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा जनता को दिए गए हैं ताकि वो इस देश में अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सकें। तो ये संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं जनता के लिए। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के लिए सबसे पहली बार संविधान सभा में फंडामेंटल राइट्स कमेटी बनाई गई, मौलिक अधिकार समिति। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। उन्होंने इस मौलिक अधिकार समिति में बहुत सारे प्रावधान किए जिन्हें हम लोग आज भी एज इट इज़ रखते हैं, आज एज इट इज़ समझते हैं। मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। पार्ट 3 में ये मेंशन है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनकी रचना की गई है। ये मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो मौलिक अधिकारों के हनन के लिए वो डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है और उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ेगा, उच्चतम न्यायालय भी एक्शन लेगा। इस वजह से ये जितने भी अधिकार हैं ये सब न्यायोचित माने जाते हैं, जस्टिसिएबल माने जाते हैं। जबकि इसके बाहर का, इसके बाद का जो भाग है, भाग 4, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे संविधान का। ये जो प्रावधान हैं डीपीएसपी के, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के भाग 4 में, इन्हें संविधान के द्वारा सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो जनता का कल्याण किस प्रकार से कर सकें। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये गैर न्यायोचित होते हैं। इनके उल्लंघन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। गैर न्यायोचित होने के कारण, नॉन जस्टिसेबल होने के कारण वो उतना इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले नहीं करते। जबकि 3rd पार्ट जो है हमारे संविधान का, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इस बारे में कई सारी और संस्तुतियाँ भी आई हैं, जैसे गोलकनाथ केस आया, मिनर्वा मिल केस आया। वो यही बताने के लिए आया कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पार्ट 3rd स्ट्रॉन्ग है या पार्ट 4th स्ट्रॉन्ग है। कई सारे ऐसे प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में हुए। आज हम यहाँ पर मौलिक अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं। मौलिक अधिकारों में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। ये 7 मौलिक अधिकार 1976 तक रहे। और उसके बाद एक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 हुआ करता था, आर्टिकल 31 हुआ करता था। 1978 में इसे हमारे मौलिक अधिकारों से निकाल करके अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया और अब ये एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है। विधिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो भाग 3 में वर्णित नहीं हैं, जिन पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा सकता, उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। देखिए, जब भी हम अपील करते हैं तो पहले लोकल कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच जाते।
लेकिन मौलिक अधिकार इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हम मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित मामले के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसी वजह से ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये संपत्ति का अधिकार उच्चतम न्यायालय से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती इस अधिकार को लेकर के। इस समय हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ये जो 6 मौलिक अधिकार इस समय हैं हमारे संविधान में, वो हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को दिए गए हैं। इसमें समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक आता है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में केवल 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक आर्टिकल आते हैं। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में केवल 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 और 30, जबकि अभी हमने देखा कि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 हुआ करता था, इसे हटा दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसके बाद आता है आर्टिकल 32। तो इस तरीके से ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। हमारे संविधान में भाग 3 में इन्हें वर्णित किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हमारे संविधान का। अच्छा, अगर मौलिक अधिकारों की बात हो रही है तो मौलिक अधिकारों में ये बताइए कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 31, ये कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? पूजा थोरी जी ने सही आंसर दिया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मरियम फातिमा ने भी सही आंसर दिया है। आराधना तिवारी, निशांत यादव, दीर्घी यादव, शुभम रत्नाकर, इन सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में निकेश कुमार जी, आपने 44वां संविधान संशोधन 1976 लिखा है। 1976 नहीं है, ये 1978 है।
संविधान संशोधन भी सारे आपको याद करने पड़ेंगे, 1 से लेकर के अभी 103 संविधान संशोधन हुए हैं। इन सभी संविधान संशोधनों को आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं संविधान संशोधनों से भी कि वोटिंग की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई, बताइए जल्दी। मतदान की आयु किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई? जल्दी बताइए। मतदान की आयु कौन से संविधान संशोधन से 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन संविधान संशोधन में उठते हैं कि प्रस्तावना में 3 शब्दों को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, संक्षिप्त संविधान किस संविधान संशोधन को कहते हैं, जजेस की, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई, लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 किस संविधान संशोधन में की गई। सभी लोगों ने अब सही आंसर देना शुरू किया है। शिवम यादव, नीलम सिंह, दीपू यादव, फ्यूचर TRY, विनोद कुमार, मरियम फातिमा, क्षमा वाईफाई, सुमित कुमार। 42 नहीं है, ये 61 है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में आया था, जिसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। खैर, हम लोग मौलिक अधिकारों में आते हैं। सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 इसका सबसे पहला आर्टिकल है। देखिए, आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है मौलिक अधिकारों की परिभाषा। मौलिक अधिकार उन्हें कहा जाता है जो संविधान के द्वारा देश की जनता को जीवन जीने के लिए प्रदान किए गए हैं। 13 में इन्हीं मौलिक अधिकारों का भारतीय राज्यों पर अनुप्रयोग, भारत में अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन स्टेट, ये अनुच्छेद 13 में लिखा गया है। अनुच्छेद 14 से सारे मौलिक अधिकार प्रारंभ होते हैं। अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि सभी को समान न्याय, विधि के समक्ष समता एवं समान न्याय दिया जाएगा। विधि के समक्ष समता एवं समान न्याय, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल जस्टिस। विधि के समक्ष समता एवं समान न्याय। इसका अर्थ ये होता है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, कोई व्यक्ति छोटा, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। सभी लोगों के खिलाफ सेम कॉन्स्टिट्यूशन के सेम प्रावधान लगेंगे। अगर मुकेश अंबानी के खिलाफ कोई मामला आता है तो वही धाराएं, वही अनुच्छेद, वही प्रावधान लागू होंगे जो एक समान नागरिक के खिलाफ लगते हैं। उनके लिए कोई अलग कानून हो, अलग प्रावधान हो, ऐसा नहीं होगा। सभी व्यक्तियों के लिए कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं और सभी को समान न्याय दिया जाएगा, ये कहता है अनुच्छेद 14। जैसे अभी ट्रिपल तलाक का जो मामला सामने आया, ट्रिपल तलाक में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दी गई, आज़ादी दी गई। उसके पीछे अनुच्छेद 14 का आधार माना गया कि जब सभी महिलाएं समान हैं, सभी को कानून के सामने समानता का दर्जा प्राप्त है, अनुच्छेद 14 दिया गया है, तो मुस्लिम महिलाओं को ही ट्रिपल तलाक के द्वारा क्यों अलग किया जा रहा है। तो इस वजह से अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ट्रिपल तलाक का मामला सॉल्व किया गया। परंतु ट्रिपल तलाक के अतिरिक्त और भी बहुत सारे मामले हैं, परंतु अनुच्छेद 14 के अपवाद भी हैं। अनुच्छेद 14 के अपवाद माने जाते हैं भारत का राष्ट्रपति व राज्यों के राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को अनुच्छेद 14 के अपवाद के रूप में माना जाता है। उसका कारण ये है कि ये दोनों पद संविधान में बहुत गरिमामय पद धारण करते हैं।
इस वजह से जब तक वो व्यक्ति इन पदों पर बने हुए हैं तब तक उनके खिलाफ कोई भी मामला दायर नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। जब वो अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे या जब उनका कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा उसी के पश्चात उन पर कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। जैसे बाबरी मस्जिद मामले के केस में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, वो जब 13 लोगों को नामजद किया गया था बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, तो उनमें कल्याण सिंह का नाम नहीं था क्योंकि वो उस समय राजस्थान के राज्यपाल हुआ करते थे और राज्यपाल और राष्ट्रपति अनुच्छेद 14 के अपवाद माने जाते हैं। इस वजह से उनको कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं करनी पड़ी, उनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब अब उन्हें राजस्थान के राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल पूर्ण हो गया है, अब उन पर ये केस दायर किया गया है, दर्ज हुआ है कल्याण सिंह पर। इस समय राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं, जल्दी बताइए। राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने हैं? राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने हैं? केरल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? देखिए, जितना करंट चलता रहता है, चेंज होता रहता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब भी आप लोग देखते रहा करिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करिए, अपनी रेगुलर अपडेट्स करते रहा करिए। जब हम क्वेश्चन पूछें उसके 5 मिनट बाद आप लोग रिप्लाई करना शुरू करते हो। जल्दी से जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए तुरंत रिप्लाई करो। ये देखिए, सुमित कुमार कह रहे हैं गहलोत राज्यपाल हैं। हाँ, ऋषि यादव जी ने सही आंसर दिया है, कलराज मिश्र। विनय राजपूत, कलराज मिश्र, अनामिका प्रजापति, कलराज मिश्र, अब सभी के सही आंसर आ रहे हैं। केरल के राज्यपाल, हाँ, सौरभ यादव जी ने आरिफ मोहम्मद खान सही बताया है, आरिफ खान, वेरी गुड। तो यहाँ अनुच्छेद 14 की बात हो रही है। अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद भी देखे जाते हैं भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल। जब तक वो अपने पदों पर रहते हैं तब तक उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती। जब वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं या उनका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तब उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। आप सभी लोगों ने अनुच्छेद आर्टिकल 15 मूवी तो देखी ही होगी, ज़्यादातर लोगों ने तो कम से कम देखी ही होगी, और अनुच्छेद 15 के बारे में ज़्यादा लोगों को ज्ञान भी होगा, नॉलेज भी होगी। इसमें 5 आधार बताए गए हैं। ये 5 आधार हैं: धर्म, जाति, वर्ण, लिंग व जन्म स्थान। इन 5 आधारों पर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 आधारों पर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। पक्षपात को बंद किया गया है। देखिए, हमारे समाज में, भारतीय समाज में हमेशा से 2 प्रकार के वर्ग रहे हैं, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। अगर हमें समानता को विकसित करना है तो समानता को विकसित करने के लिए निम्न वर्ग जो है उसको उच्च वर्ग पर लाया जाए, तभी ये समानता विकसित हो सकती है। निम्न वर्ग को उच्च वर्ग पर लाने के लिए हमें जो हमारे समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं उनको दूर करना होगा, और उन्हीं को दूर करने के लिए अनुच्छेद 15 बनाया गया है कि 5 आधार हैं। इन 5 आधारों पर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान। मेरा धर्म ये है, मैं उस धर्म का हूँ, या मेरी जाति ये है, मेरा वर्ण ये है, या मैं पुरुष हूँ या फिर मैं महिला हूँ, या फिर मेरा जन्म दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में हुआ, या फिर मेरा जन्म किसी छोटे स्थान कस्बे पर हुआ। इन 5 आधारों पर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं करेगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 15 में।
सभी वर्गों के लोगों को, सभी वर्णों के लोगों को, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को, महिलाओं और पुरुषों को एक जगह पर लाने के लिए, समानता विकसित करने के लिए अधिकार रखे गए हैं। और इन्हीं में ही कई सारे आर्टिकल भी जोड़े गए। अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5), ऐसे कई करके बहुत सारे आर्टिकल इसमें ऐड किए गए। आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत समाज के उन वर्गों के लोगों को आगे लाने के लिए प्रयास किया गया है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग थे। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सोशली और एजुकेशनली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को आगे लाने के लिए राज्य विशेष प्रावधान लागू कर सकते हैं। तो जो राज्य विशेष प्रावधान लागू कर सकते हैं, ये प्रोविजन अनुच्छेद 15(4) में लिखा है। यही विशेष प्रावधान अब आरक्षण के नाम से जाना जाता है, रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया भी अनुच्छेद 15 से ही डेवलप हुआ है, आर्टिकल 15 से ही विकसित किया गया है। उनमें अनुच्छेद 15(4) का नाम आता है। आरक्षण को देने के लिए दो आधार बनाए गए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक रूप से पिछड़े। अब अनुच्छेद 15 के बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लोक सेवाओं में सभी को कार्य करने के समान अवसर दिए जाएंगे, ये कहा गया है अनुच्छेद 16 में। लोक सेवाएं मतलब जितनी भी सरकारी सेवाएं होती हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय हों, चाहे वो केंद्र स्तरीय हों, सभी लोक सेवाओं में कार्य करने के सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएंगे। इस प्रकार से भारत में सभी सेवाओं के लिए सभी लोगों को एक रूप से समानता का अधिकार देते हुए उनमें अप्लाई करने के लिए और किसी भी प्रकार की लोक सेवा को अपनाने के लिए समानता दी गई है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अनुच्छेद 16 के द्वारा भारत का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी प्रकार की लोक सेवा में जाना चाहता हो, हर सेवा में जाने के लिए वो पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र है, आज़ाद है। वो कुछ भी, किसी भी प्रकार की सेवा को ज्वाइन कर सकता है। इसी में ही अनुच्छेद 16 में ही अमेंडमेंट करके फिर जो सरकारी सेवाओं में प्रमोशन की क्रियाविधि होती है उसको भी लागू किया गया है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अनुच्छेद 17 में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। छुआछूत जो पहले से ही हमारे समाज में व्याप्त है, एक बहुत बड़ी कुरीति है। अगर हमें समानता को विकसित करना है तो इस प्रकार की कुरीति को दूर करना होगा, और इसी प्रकार से कुरीतियों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 17 को लागू किया गया, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत करता हुआ पाया गया तो कम से कम 6 महीने का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना उस पर लागू किया जाएगा। इस तरीके से एक दंड का प्रावधान भी लागू किया गया है छुआछूत को रोकने के लिए, अस्पृश्यता के अंत के लिए अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, ताकि समाज में समानता विकसित हो सके, इक्वालिटी डेवलप हो सके। और समानता के अधिकारों में अंतिम आर्टिकल है आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आपने सुना होगा अंग्रेजी शासनकाल में बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी। नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, सर का टाइटल दिया जाता था और कैसर हिंद दिया गया था।
आज भी लेजेंडरी ऑनर फ्रांस की सरकार देती है, आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट नाइटहुड का टाइटल उपाधि देती है। बहुत सारी उपाधियाँ जो होती हैं, जैसे अगर हम एक स्टेटमेंट बोलें महाराजाधिराज वीर विक्रम सिंह जी महाराज, तो इसमें नाम कौन सा है, उपाधि कौन सी है। अगर वो व्यक्ति इस तरीके का व्यक्ति कहीं आ जाए तो ये पहले से ही नाम से ही पता चल जाएगा कि वो एक बहुत ही रॉयल, एक इलीट क्लास का व्यक्ति है। तो पहले उसे इम्पोर्टेंस दी जाएगी, बाद में हमारा नंबर आएगा। तो इससे समानता भंग होती है। तो समानता को विकसित करने के लिए किसी भी प्रकार की उपाधि को अपने नाम के आगे लगाना पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। लेकिन इसमें भी अपवाद हैं। इसमें सैन्य उपाधि और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर सैन्य उपाधि और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य जितनी भी उपाधियां हैं, आर्मी मिलिट्री टाइटल्स और एकेडमिक टाइटल्स को छोड़कर अन्य जितने भी टाइटल्स हैं वो सारे के सारे टाइटल्स अब बंद कर दिए गए हैं। जैसे आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट नाइटहुड का टाइटल देती है, सर का टाइटल देती है। सर सचिन तेंदुलकर कभी सुना नहीं होगा आपने, सर कपिल देव, सर सुनील गावस्कर। लेजेंडरी ऑनर अमिताभ बच्चन को भी दिया गया, वो अपने नाम के आगे लगाते नहीं हैं। ले भले ही लेते हैं लेकिन नाम के आगे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। लेकिन आप अपने नाम के आगे लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर ये सब लगा सकते हैं, क्योंकि डिफेंस के मिलिट्री टाइटल्स अलाउ हैं। इसके अलावा प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, क्योंकि एकेडमिक टाइटल्स भी अलाउ हैं। आया समझ में? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न लता मंगेशकर, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लगाना कहाँ तक उचित है, बताइए। भारत रत्न लगाना कहाँ तक उचित है अपने नाम के आगे? भारत रत्न नाम के आगे लगाना कहाँ तक उचित है? अड़तालीस लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। पूरा एक जीवन लग जाता है भारत रत्न को प्राप्त करने में, और उस भारत रत्न को अपने नाम के आगे अगर 18 अनुच्छेद 18 है तो फिर यूज़ करना कहाँ तक सही है, बताइए। कामिनी कुमारी कह रही हैं नहीं लगा सकते। जी नहीं, नाम के आगे लगा सकते हैं। भारत रत्न लगाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी, ये सब, इन सब के आगे भारत रत्न लगता है। एक जीवन लगता है, एक एफर्ट लगता है। बहुत ही कम लोग हैं जो भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं, और वो ही आप ना लगा पाओ अपने नाम के आगे तो बेकार है। इसका कारण ये है कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये सब पुरस्कार हैं, अवार्ड हैं, टाइटल्स नहीं हैं। उपाधियों का अंत किया गया है, पुरस्कारों का अंत नहीं किया गया। आया समझ में? उपाधियों का अंत किया गया है। किसी भी प्रकार की उपाधि अपने नाम के आगे नहीं लिख सकते एक्सेप्ट सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों के। तो ये तो बात थी समानता के अधिकारों की। अब समानता के अधिकारों के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं स्वतंत्रता के अधिकारों की तरफ। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हम लोगों को दी गई हैं।
जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने व अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, कहीं भी एकजुट होने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार का कार्य करने की स्वतंत्रता, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में वर्णित हैं। हम कुछ भी बोलें, हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। जैसे न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में या कहीं पर भी कोई भी स्टेटमेंट कुछ भी बोलता रहे, किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि हमें अनुच्छेद 19 दिया गया है। जब तक कि किसी व्यक्ति को हम मानहानि ना पहुंचाएं, तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये अनुच्छेद 19 है। हम लोग मौलिक अधिकारों में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो शायद अनुच्छेद 19 का यही है, बोलने और बात करने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसके अलावा हम 4-5 लोग मिल करके चाय पर चर्चा कर सकते हैं, बैठकर एकजुट हो सकते हैं, अपने दुख दर्द एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, बयां कर सकते हैं। राइट टू एसोसिएट भी हमें दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये वाला था। राइट टू एसोसिएट ये भी अनुच्छेद 19 में दिया गया है। राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन भी अनुच्छेद 19 में ही दिया गया है। हम किसी भी प्रकार का कोई भी संगठन बना सकते हैं जो समाज कल्याण के हित में हो। कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। हम भारतवर्ष में किसी भी जगह पर आ जा सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई वीज़ा लेने की या आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है। पहले जब अनुच्छेद 370 हुआ करता था, 35A हुआ करता था, तब ये वाला क्लॉज लागू नहीं था। अब जब से 370 हटा दिया गया है, 35A हटा दिया गया है, तब जम्मू कश्मीर में भी अनुच्छेद 19(5) लागू कर दिया गया है। और किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करना चाहते हो, हमें बिजनेस करना हो, हमें नौकरी करनी हो, हमें वकालत करनी हो, हमें कुछ भी कोई भी कार्य करना हो, हम अपने मन से किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर सकते हैं जीवन यापन के लिए। तो ये 6 अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार हम लोगों को अनुच्छेद 19 में प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 19 के बाद स्वतंत्रता के अधिकारों में अगला आर्टिकल आता है, आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20। जब तक न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी ना ठहराया जाए, तब तक वो व्यक्ति दोषी नहीं माना जाएगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 20 में। फ्रीडम फ्रॉम ऑफेंसेस, फ्रीडम फ्रॉम कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ऑफेंसेस का मतलब होता है किसी भी मामले में अगर आपने कोई गलत कार्य किया है तो कन्विक्शन का मतलब होता है दोषी ठहराया जाना। तो जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषी साबित ना कर दे, तब तक वो व्यक्ति दोषी नहीं माना जाएगा। ये कहा गया है
आर्टिकल 20 में विनय राजपूत जी ने लिखा है अनुच्छेद 19A प्रेस की स्वतंत्रता। वेरी गुड। प्रेस क्या है? अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। अनुच्छेद 19A के द्वारा जो हमने यहाँ पर लिखा था बोलने और अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, उसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, सोशल मीडिया की स्वतंत्रता भी आती है, कोई किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की स्वतंत्रता आती है। तो अनुच्छेद 20 में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर ही किसी व्यक्ति को दोषी माना जाएगा, ये कहा गया है। जैसे अभी सलमान खान का जो केस है वो बहुत चर्चा में है, कई सारे केस उन पर चल रहे हैं। हिरन, जो ब्लैक बक नाम का हिरन था, उसको मारने के लिए, और हर बार वो न्यायालय में जाते हैं और बच करके चले आते हैं, क्योंकि न्यायालय खुद ये नहीं मानता कि ये हत्या सलमान खान ने की है या नहीं की है। तो इस वजह से जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषी ना ठहराए तब तक उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाएगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 20 में, आर्टिकल 20 में। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 20। इसके अंतर्गत किसी को भी ज़बरदस्ती दोषारोपण सिद्ध नहीं कर सकते। न्यायालय में उसकी सुनवाई होगी। न्यायालय जब तक उस व्यक्ति को दोषी नहीं मानेगा तब तक उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन जीने से संबंधित जितने भी अधिकार हैं और जीवन जीने के लिए जो जो आवश्यकताएं हैं उनको भी इन अनुच्छेद 21 में लागू कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अगर आपके जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई हमला होता है, आपके प्राणों पर किसी भी प्रकार का हमला होता है, तो आप उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हो, और उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के हनन का मामला दायर करना पड़ेगा। जब संजय गांधी जी की मृत्यु हुई और उसके बाद मेनका गांधी जी पर भी हत्या के प्रयास किए जाने लगे, तो मेनका गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत और भी कई सारे अनुच्छेद जोड़ दिए गए, जैसे शिक्षा का अधिकार, खाना खाने का अधिकार और निजता का अधिकार, जो भी हाल ही में जोड़ा गया है, निजता का अधिकार, सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप भी अब अनुच्छेद 21 में वर्णित है। बहुत सारे अधिकार हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, उन सभी अधिकारों का अनुच्छेद 21 में जोड़ दिया गया है। सोने का अधिकार जो है, राइट टू स्लीप, अब अगर आपके नींद में कोई खलल डालता है तो आप उसके खिलाफ मौलिक अधिकारों के हनन का मामला दायर कर सकते हैं। ये वाद प्रारंभ हुआ था 2011 में, जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी। उस समय स्वामी रामदेव दिल्ली में जंतर मंतर पर शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कई दिनों तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहा। तब रात में शीला दीक्षित ने वहाँ पर पुलिस फोर्स भेज करके डंडे लाठियाँ चलवा दिए, और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई, कुछ लोगों को बेहद चोटें भी आई। खुद स्वामी रामदेव सलवार सूट पहन करके सुप्रीम कोर्ट भागते हुए आए, और उन्होंने कहा कि हम रात में भोजन करके आराम कर रहे थे, नींद ले रहे थे, सो रहे थे। जीवन जीने के लिए सोना भी एक बहुत ही आवश्यक कार्य है। इस वजह से इन्होंने हमारे जीवन जीने पर हमला किया है और इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा हाँ बात तो सही है, और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप, भी इंक्लूड कर दिया। ऐसे ही इच्छा मृत्यु का अधिकार। इच्छा मृत्यु को कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में यूथेनेशिया कहा जाता है। यूथेनेशिया, ये भी इच्छा मृत्यु भी दो प्रकार की होती है। ये सक्रिय इच्छा मृत्यु और अक्रिय इच्छा मृत्यु, एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया। हमारे संविधान में पैसिव यूथेनेशिया को
मान्यता दी गई है, एक्टिव यूथेनेशिया को मान्यता नहीं मिली है। सक्रिय इच्छा मृत्यु पॉसिबल नहीं है संवैधानिक रूप से। सक्रिय इच्छा मृत्यु का अर्थ होता है कि जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि ये संसार मिथ्या है, ये सब कुछ माया है, मोह है, भंग है, ये सब आना जाना है, जीवन जीना सब व्यर्थ है और चलो चलते हैं। तो इस तरीके का जो कदम होता है उसे आत्महत्या, सुसाइड कहा जाता है। एक्टिव यूथेनेशिया नहीं कहा जा सकता और इसी वजह से एक्टिव यूथेनेशिया पूरी तरह से बंद है, प्रोहिबिटेड है। पैसिव यूथेनेशिया का केस 1972 में भोपाल के हॉस्पिटल में एक नर्स हुआ करती थी जिनका नाम था अरुणा शानबाग। अरुणा शानबाग भोपाल के हॉस्पिटल में नर्स थी। उनके साथ उसी हॉस्पिटल में कुछ मिसहैपनिंग हो गई जिसकी वजह से वो उसी हॉस्पिटल में एक बेड पर बेड रिडन हो गई, कोमा में चली गई और कोमा में ही रहीं। 2011 तक लगभग कोमा में ही रहीं और कोमा में रहने के बाद लगभग उनकी अवस्था भी 70 के आसपास पहुंच चुकी थी। कोई उनका आगे पीछे उनकी जान पहचान का नहीं था, कोई उनका संज्ञान लेने नहीं आ रहा था। वो एक बेड पर ही लेटी रहती थी, कोमा में थी। एक लिक्विड डाइट के लिए उनके शरीर में एक नली डाली हुई थी, उससे वो लिक्विड डाइट जाती थी। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, इंजेक्शन चलते रहते थे, तब वो जीवित थी। तो एक रिपोर्टर जिनका नाम था पिंकी वीरानी ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया और ये कहा कि डॉक्टर कह रहे हैं कि अब इनकी सेहत में कोई सुधार नहीं होगा, ये जब तक जीवित रहेंगी इसी अवस्था में रहेंगी और इनका अब कोई आगे पीछे नाम लेवा नहीं रह गया है, तो इन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा हाँ बात तो सही है और सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग के लिए अक्रिय इच्छा मृत्यु दे दी। अक्रिय इच्छा मृत्यु का अर्थ होता है कि इनको प्रकृति के ऊपर छोड़ देना। जो ऑक्सीजन मास्क लगा है, जो नली लगी है या जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, कृत्रिम रूप से उन्हें जीवित रखा जा रहा है, वो सब छोड़ दिया जाए। प्राकृतिक रूप से जब तक वो जीवित रहें फिर तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो ही जाएगी। तो इस प्रकार से अक्रिय इच्छा मृत्यु भी अरुणा शानबाग बनाम केंद्र सरकार के केस के द्वारा अनुच्छेद 21 में जोड़ दिया गया। इस तरीके से अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है। जीवन जीने के लिए और जीवन जीने से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जैसे अभी आधार कार्ड हर चीज़ के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था, ज़रूरी कर दिया गया था। आधार कार्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, हमारा बैंक अकाउंट, हमारे घर का एड्रेस, हमारा ब्लड ग्रुप, हमारे आइरिस स्कैन, हमारे फिंगरप्रिंट स्कैन, सब कुछ आधार कार्ड पर होते हैं। आप अगर आधार कार्ड की एंटिटी किसी को दे रहे हो, इसका मतलब आप अपनी पूरी डिटेल उसको दे रहे हो। तो इस वजह से हर व्यक्ति को अपनी निजता को बचाए रखने का अधिकार होना चाहिए और ये निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में सौंप दिया गया, जिसकी वजह से अब आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं रह गया है। तो ये है अनुच्छेद 21। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21 में नया कौन सा अधिकार जोड़ा गया है? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। अब अनुच्छेद 22 आता है। अनुच्छेद 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन किया गया है। गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 22 में रखे गए हैं। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और फिर न्यायालय उसको जो भी बताएगा वो कार्य करना होगा। इसे निवारक नज़रबंदी भी कहा जाता है। तो होता क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, सैटरडे संडे अमूमन कोर्ट बंद रहता है, फ्राइडे को ज़्यादातर गिरफ्तारियां होती हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन आराम से
सब पूजा पाठ होता है और फिर उसके बाद मंडे को उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने 3 दिन के बाद प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 22, जो कि गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी से संबंधित है। ये इसके अंतर्गत पुलिस थाने से या अरेस्ट हुए व्यक्ति जहाँ से भी अरेस्ट किया गया है उस समय से लेकर के 24 घंटे के भीतर जो ट्रैवलिंग का टाइम होता है उस ट्रैवलिंग के टाइम को भी काउंट किया जाता है। जैसे मुंबई हाई कोर्ट में लक्षद्वीप का मामला चलता है, दमनदीव का मामला चलता है। अब जैसे दीव से किसी को गिरफ्तार किया गया तो मुंबई लाने में काफ़ी समय लगेगा, तो वो समय भी उसमें इंक्लूडेड होगा। हाई कोर्ट पढ़े हैं? अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कौन सा है? चेन्नई, कोयम्बटूर, कौन सा है अंडमान निकोबार का? वीर विमल। वीर विमल क्या क्वेश्चन है बताइए? शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें आर्टिकल आता है 23। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक in human beings and forced labor। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है, हाँ कविता सिंह आपने सही आंसर दिया कोलकाता। दिलीप कुमार आपने भी सही आंसर दिया कोलकाता। पूजा थोरी आपने भी सही आंसर दिया कोलकाता। साधना गौतम, मरियम फातिमा सबने भी सही आंसर दिया कोलकाता। राहुल पांडे गुवाहाटी नहीं है, कोलकाता है अंडमान निकोबार का ज्यूरिसडिक्शन, कोलकाता हाई कोर्ट। अनुच्छेद 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर आता है, यानी कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग को हिंदी में कहते हैं मानव तस्करी। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ प्रावधान किए जाएंगे, ये कहता है अनुच्छेद 23। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। किसी भी प्रकार की मानव तस्करी भारत में मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त जो बंधुआ मजदूरी पुराने समय में चलती चली आ रही थी, वो बंधुआ मजदूरी भी अब पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से काम करवाता है तो उसे उसका जो मेहनताना दैनिक वेतन है, कम से कम जो मनरेगा में दिया जाता है, वो उसे 1 दिन का वेतन देना ही पड़ेगा। बंधुआ मजदूरी अब मान्य नहीं होगी। तो इस तरीके से शोषण के विरुद्ध अधिकारों में मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 24 में प्रोहिबिशन ऑफ वर्किंग ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 years of age in any factories और माइंस एटसेट्रा। कारखानों, खदानों, मिलों आदि में कार्य करने वाले 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करने दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों से कोई कार्य करवाता है तो उसके खिलाफ अनुच्छेद 24 के हनन का मुकदमा दायर किया जाएगा। इस तरीके से बाल मजदूरी
चाइल्ड लेबर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है अनुच्छेद 24 में, शोषण के विरुद्ध अधिकारों में। हमारे यहाँ इंडिया में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को केवल और केवल शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। अगर उनके अभिभावक उन्हें शिक्षा का अधिकार देते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं दे पाते हैं तो ये सरकार का दायित्व है कि सरकार उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान करे। 15 से लेकर के 65 वर्ष की जो जनसंख्या है उसे कार्यशील जनसंख्या माना जाता है, वर्किंग ग्रुप माना जाता है। 15 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के लोग कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी मान्य कार्य कर सकते हैं, लेकिन 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करने दिया जाएगा, ये कहता है अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने चर्चा की मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकारों की। अब अगले सेशन में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं। आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू और बने रहिए मेरे साथ।